अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी के एमसीक्यूज़ ऑफ अनीस हुसैन कोचिंग सेंटर के एमसीक्यूज़ हैं, वो सॉल्व करेंगे। उसमें हमारे पास पहला एमसीक्यू आ जाता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होती है कहाँ पे होती है। तो आपने याद रखना है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होती है ग्लोमेरुलस में होती है, उसमें बोमेंस कैप्सूल आ जाता है और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपके पास जो है ऑप्शन मौजूद है वो बोमेंस कैप्सूल है। इसके बारे में जो है पेज नंबर 16 पर अच्छे से लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है कि नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है कि वो हार्मोन जो कि इंक्रीज करवाता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। नेफ्रॉन जो कि किडनी में मौजूद होते हैं, वहाँ पे जो है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम हो रही होती है और वो किस हार्मोन के जरिए होती है ये हमें बताना है। तो हमने ये याद रखना है कि जो रीअब्जॉर्प्शन सोडियम की हो रही होती है वो होती है ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन। और ये वाली बात जो है पेज नंबर 18 पे लिखी हुई है चैप्टर नंबर 3 में। ऑल आर बॉडीज रिस्पॉन्सेज टू कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है, तमाम जो है इनमें से बॉडी के रिस्पॉन्सेज हैं जो कि कोल्ड टेम्परेचर के लिए होते हैं, एक्सेप्ट यानी किसके अलावा। तो आपने याद रखना है कि सबसे पहले तो कोल्ड टेम्परेचर में किस तरह के रिस्पॉन्स होने चाहिए, यानी कि जब ठंड बढ़ गई है तो बॉडी से हीट लॉस जो है कम से कम हो। तो ऐसे अडॉप्टेशन आए जिसके जरिए हीट लॉस जो है कम से कम हो। तो उसके लिए क्या होगा कि शिवरिंग होगी। ठीक है, शिवरिंग होगी और बाकी जो है ये वाली चीज़ आ गई है अपना वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन आ गई। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन में होता है कि कैपिलरीज जो हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और ब्लड जो है स्किन के पास कम आता है ताकि हीट लॉस कम से कम हो। और जबकि वेजोडाइलेशन में होता है कि कैपिलरीज डायलेट हो जाती हैं, ब्लड जो है स्किन की सरफेस पे ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होता है और उसकी वजह से हीट लॉस ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो वैसे ही कोल्ड टेम्परेचर में मजीद अगर बॉडी से हीट लॉस हो गई तो ये चीज़ जो होगी कोल्ड टेम्परेचर के अडॉप्टेशन में नहीं आएगी। तो आपकी बुक में भी तीनों अडॉप्टेशन ये लिखी हुई है कोल्ड टेम्परेचर में, जबकि वेजोडाइलेशन जो है हॉट टेम्परेचर की अडॉप्टेशन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्शियली मूवेबल जॉइंट। अब आपको बताना है कि पार्शियली मूवेबल जॉइंट कौन से होते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि पार्शियली मूवेबल जॉइंट जो होते हैं रिज में। इसी तरह आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल फिक्स जॉइंट जो होते हैं वो स्कल में होते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं। इस तरह के और भी जॉइंट्स दिए हैं तो आपने उनको याद रखना है। एग्जाम्पल्स के एंकल जॉइंट कहाँ होता है या फिर कौन सा जॉइंट फ्रीली मूवेबल होता है। तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। एक्सोस्केलेटन जो होता है आर्थ्रोपोड्स का वो किस चीज़ से बनता है। एक्सोस्केलेटन जो होता है आर्थ्रोपोड्स का वो बनता है हमारा काइटिन से। ठीक है, ये पेज नंबर 35 पे लिखा हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो किस तरह के मसल से बनता है, वो बनता है स्मूथ मसल से। जो होलो कैविटीज होती है ना बॉडी की जितनी भी, वो बन रही होती है स्मूथ मसल से। एक एमसीक्यू ये भी आया हुआ था कि जो है स्मूथ मसल्स कहाँ मौजूद होते हैं, तो ये आपने लिखा था उसका आंसर कि होलो कैविटीज में मौजूद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि जेट प्रोपल्जन होती है वो किस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। तो जेट प्रोपल्जन ये आपके चैप्टर 2 के आखिर में जो लोकोमोशन का टॉपिक था वहाँ पे मूवमेंट बताई हुई थी किस में किस तरह से होती है। 2-4 ऑर्गेनिजम्स दिए हुए थे, उनमें से एक जेलीफिश भी था जिसमें हमें बताया था कि जेलीफिश के अंदर जेट प्रोपल्जन होती है। ये रीजन में भी पूछा जाता है कि किस तरह से जेट प्रोपल्जन होती है और ये सारी चीज़ें ना। तो आपने जो लोकोमोशन के टॉपिक में एंड में दिए हुए हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म में कौन सी लोकोमोशन होती है, तो वो ये चीज़ आपने जो है याद रखनी है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। डैश टाइप ऑफ न्यूरॉन फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किस तरह के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो जहाँ पे मोटर सेंसरी और इंटर न्यूरॉन्स की हेडिंग है वहाँ पे आपने याद रखना है, वहाँ आपके इंटर न्यूरॉन में लिखा हुआ है कि इंटर न्यूरॉन्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। ठीक है, डीपोलराइजेशन में डैश आयन जो है पंप किया जाता है आउटसाइड द मेम्ब्रेन। जब डीपोलराइजेशन होती है तो सोडियम आयन जो होता है वो कहाँ आता है, अंदर आता है, और पोटेशियम आयन जो होता है वो कहाँ आता है, बाहर आता है। तो आपने क्या रखना है कि डीपोलराइजेशन में कौन सा आयन बाहर आता है और कौन सा आयन अंदर आता है, कोई भी पूछा जा सकता है। 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर एक लेफ्ट हेमिस्फीयर बॉडी का, जो हाफ पार्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं पूरा, और उनको आपस में किस चीज़ ने कनेक्ट किया हुआ होता है, कार्पस कैलोजम ने। ये याद रखना है। उसके बाद रहता है कि वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। ये आपको मैं पहले वाले एमसीक्यू में भी बता चुकी हूँ कि ये जो है स्पाइनल कॉर्ड है और इसमें से जो है 2 रूट्स निकल रही होती हैं, एक जो है एक वेंट्रल होती है, एक डॉर्सल होती है। ठीक है, तो जो वेंट्रल होती है यानी एंटीरियर होती है ना, तो उसमें मौजूद होते हैं मोटर न्यूरॉन, क्योंकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो है सिग्नल लेके जा रहे होते हैं फैक्टर की तरफ। तो कहाँ वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व के अंदर कौन से एक्सॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कॉर्टिसोल जो होता है वो रिलीज होता है कहाँ से। तो ये जो है आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला 2 चीज़ें थी, जबकि कॉर्टिसोल जो था वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से मौजूद होता था। तो ये मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ कि आपने याद होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन
कहाँ से रिलीज हुआ है और उसका फंक्शन क्या है। एटलीस्ट आपने ये याद होना चाहिए, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में भी हेल्प करेगी और एमसीक्यूज में भी। आपने देखा है बहुत जगह पूछा गया, डिफरेंट हार्मोन्स का फंक्शन पूछा गया है, ये पूछा गया कि वो हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है अच्छे से। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डार्कनेस ऑफ ह्यूमन स्किन, वो कौन सा हार्मोन होता है? वो होता है हमारा मेलानिन, ठीक है। वो हमारा होता है मेलानिन और ये पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ये वाली बात भी पूछी जा सकती है कि जो डार्कनेस का हार्मोन होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, या फॉर एग्जांपल डायरेक्ट पूछ सकते हैं मेलानिन कहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो रिलीज होता है कौन से फेज में? तो आपने याद रखना है, जब ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो जाता है तो जो रप्चर्ड फॉलिकल रह जाता है वो येलोइश मास में चेंज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और उस फेज को कहते हैं हम ल्यूटियस कॉर्पस ल्यूटियम फेज। और वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है स्टार्ट करता है सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो ये चीज़ हमने बतानी है कि प्रोजेस्टेरॉन कौन से फेज में रिलीज होता है? कॉर्पस ल्यूटियम फेज में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कौन सी जो है करेक्ट ऑर्डर है। ये एमसीक्यू बार बार रिपीट हुआ है तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके लाना है। ये चैप्टर 5 में जो चेक की डेवलपमेंट थी उसमें मौजूद था कि सबसे पहले हमारे पास जाइगोट की क्लीवेज होती है, फिर वो बार बार डिवाइड एंड रीडिवाइड होता है और कॉम्पैक्ट बॉल बनाता है जो कि मलबेरी की तरह होती है और उसको मॉडुला कहते हैं। फिर बनती है उसके अंदर एक कैविटी जिसे सेगमेंटेशन कैविटी कहते हैं और स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्टूला। तो ये वाली जो है करेक्ट सीक्वेंस है। मॉडुला से याद आया कि आपने ये भी याद रखना है कि एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि जो मलबेरी शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? मॉडुला, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस के लिए जो है फ्लूइड विथड्रॉन किया जाता है कौन से वीक ऑफ गेस्टेशन में? 16 to 18। ये आपके एक बीसी के गैस पेपर में भी एमसीक्यू आया था, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। एंजाइम से यूज होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में जो कि सील करता है ओपन एंड्स ऑफ डीएनए को, यानी डीएनए के जो दो एंड्स ओपन हुए होते हैं उनको आपस में जोड़ के कौन सा एंजाइम रखता है? डीएनए लाइगेज। ये आपका 207 पे लिखी हुई है बात, अगर आपने देखनी है उसको कुछ आगे पीछे। बाकी सारे एंजाइम याद होने चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए लाइगेज क्या करता है, आरएनए लाइगेज या पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। जब ये पूछा गया है तो ये सारी भी पूछी जा सकती हैं और ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि हमारे एमसीक्यू को बहुत अच्छे से कवर कर लेती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज अ वेक्टर इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके जो बुक है उसके अंदर दोनों बातें लिखी हुई हैं कि प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज बोथ कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर आरडीएनए टेक्नोलॉजी, बट मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जा रहा होता है वो प्लाज्मिड यूज किया जाता है, इसलिए हम अपना आंसर जो है प्लाज्मिड लगा देते हैं। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। अब हमें बताना है कि कौन सी जो है रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। ये आ जाते हैं लास्ट के 3 चैप्टर जो कि मैंने पहले भी अपनी एमसीक्यू वाली गाइड की जो वीडियो है वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था कि जो चैप्टर नंबर लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब उसके लिए बायोलॉजी के लिए हमारी। बाकी ये है कि जो ये रिसोर्सेज वगैरह हैं इस तरह की जो मेन बातें होती हैं याद रखनी, कौन सी रिन्यूएबल हैं कौन सी नॉन रिन्यूएबल हैं। तो ये 3 जो हैं वो बुक में रिन्यूएबल रिसोर्सेज में लिखी हुई हैं। तो ये जो है बाकी बच जाती है हमारे पास फॉसिल फ्यूल जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो ये हमारा आंसर होगा। किडनी स्टोन्स जो है 70% कंपोज करती है ऑफ 70% कंपोज होती है इन चारों में से कौन सी? तो ये पेज नंबर 18 पे आपके लिखा हुआ है कि कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है 70%। सोडियम ऑक्जेलेट अलग चीज़ है, इसको कंफ्यूज मत करिएगा। वो कैल्शियम फॉस्फेट भी दे सकते हैं और कैल्शियम ऑक्जेलेट भी दे सकते हैं। ये जो है आपका बुक का एज इट इज एमसीक्यूज है जो बुक की एक्सरसाइज में दिया हुआ था, इसी वजह से मैं बोलती हूँ आप लोगों को कि बुक की एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया करें, वो भी आ जाती है। डैश फेज ऑफ डेवलपमेंट विच रिजेंबल मलबेरी, ये मैंने आपको पीछे बताया था कि जो फेज ऑफ डेवलपमेंट मलबेरी शेप्ड सेल्स बन जाते हैं बहुत सारे, उस फेज को हम क्या कहते हैं? मॉडुला। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि रेगुलेशन जो होती है ब्लड शुगर की, इंसुलिन की, वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है। अब होता क्या है कि ब्लड में जो है इंसुलिन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, तो क्या होता है? इंसुलिन रिलीज होता है और ये इंसुलिन इसको क्या करता है? ब्लड में से जो ग्लूकोज बढ़ गया है उसको वापस कम करके नॉर्मल लेवल पे ले आता है। तो ये रिस्पांस हुआ अपोजिट टू द स्टिमुलस, यानी पहले रिलीज हुआ था और उसने उस पर अपोजिट इफेक्ट किया। तो ये कौन सा रिस्पांस हुआ? नेगेटिव फीडबैक। और पॉजिटिव फीडबैक का भी पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है कि वो रिस्पॉन्स जो कि हो रहा है और वो उसी चीज़ को इन्हेंस कर रहा है, उसी चेंजेस को बढ़ा रहा है, तो वो पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो पॉजिटिव फीडबैक होती है, लैक्टेशन का प्रोसेस पॉजिटिव फीडबैक होता है, बर्थ का प्रोसेस
पॉजिटिव फीडबैक होता है। यहाँ पे जो हमारे अनीस हुसैन के सेकेंड ईयर जोलॉजी के MCQs कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।